स्टूडेंट, वेलकम टू बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूँ राज यादव और क्लास 12th जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सॉलिड स्टेट। कौन सा चल रहा है बेटे? सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर चल रहा है। और सॉलिड स्टेट के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं? सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला पॉइंट तो यही पढ़ चुके हैं कि आखिर सॉलिड क्या होते हैं, है ना। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड पढ़ चुके हैं। सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अर्थात संरचनात्मक इकाइयाँ क्लोजली पैक्ड होती हैं। संरचनात्मक इकाइयाँ क्या होती हैं? क्लोजली पैक्ड होती है। हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ऐसे पदार्थ की अवस्था को, इस प्रकार की पदार्थ की अवस्था को हम ठोस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं ठोस? यानी ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे जो ठोस होते हैं वो होते हैं एमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड, ठीक है। इनको हम पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, अर्थात जिनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, किसकी? पार्टिकल्स की। तो ऐसे ठोसों को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जिनमें ठोसों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे ही रैंडमली भरे होते हैं, इधर उधर उल्टे सीधे भरे होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अमार्फस सॉलिड। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने क्या? इसका दिया था संगमरमर। क्या दिया था? संगमरमर, ठीक है। ये इसका सूत्र हुआ करता था कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और इधर हुआ करता था चाक, चाक इसका भी सूत्र हुआ था CaCO3। और आप जानते हैं संगमरमर कठोर होता है और चाक सॉफ्ट होता है। कारण क्या है इसका? कारण है जो संरचनात्मक इकाइयाँ हैं इनकी व्यवस्था। इनमें संरचनात्मक इकाइयाँ व्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित होती हैं, इसलिए संगमरमर जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस है। और इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होती हैं, इसलिए ये अमार्फस सॉलिड है। डिटेल में जाने के लिए आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों 4 प्रकार के हुआ करते थे। कौन कौन से 4 प्रकार हुआ करते थे? इनके 4 प्रकार में आपका पहला आया करता था आयोनिक सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। आयोनिक क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा हुआ करता था बेटा मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, यानी हम कह सकते हैं मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट था मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और नेक्स्ट था एटॉमिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड। और जो एटॉमिक सॉलिड हुआ करते थे बच्चों, ये देखो इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल थे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हुआ करते थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हुआ करते थे। इसमें आपके मेटल आयन, मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। अर्थात जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनते हैं। आयनिक सॉलिड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि नमक के अंदर Na+ और Cl- यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, और वो आपस में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ करके NaCl का निर्माण करते हैं। ऐसे आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें आपके अणु होते हैं, अर्थात ये अणुओं से मिलकर बनता है। और जो एटॉमिक सॉलिड होता है ये एटम से मिलकर के बनता है, अर्थात परमाणुओं से मिलकर के बनता है। और इसके 2 एग्जाम्पल हुआ करते थे। एक एग्जाम्पल था हीरा और दूसरा एग्जाम्पल था ग्रेफाइट। यानी एग्जाम्पल तो मैंने आपको और भी बताए थे, लेकिन ये जो 2 एग्जाम्पल है हीरा और ग्रेफाइट, ये इनके बड़ा फेमस एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और आज जो हमारी जो वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही एटॉमिक सॉलिड हैं, दोनों में ही कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, लेकिन फिर भी
हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा ठोस होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हीरा होता है वो वैद्युत का कुचालक होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो वैद्युत का सुचालक होता है। इस तरीके के क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या इसके अंदर डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कंपैरिजन डायमंड एंड ग्रेफाइट्स, कंपैरिजन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपैरिजन करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में। ठीक है, कंपैरिजन, कंपैरिजन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं हीरा और ग्रेफाइट के बीच में तुलना, यानी कि उनका संबंध, कंपैरिजन यानी तुलना करेंगे हम उनसे। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन कह सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक, बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ हीरा यानी कि डायमंड, जरा यहाँ देखिए, मैं इधर लिख ले रहा हूँ बेटा इसको हीरा, और दूसरी तरफ लिख ले रहा हूँ बेटा ग्रेफाइट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हीरा और ग्रेफाइट की कैसी हैं, डिफरेंट हैं, यानी अलग हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो दोनों की अलग हैं। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो यही है कि हीरा जो होता है यह जो है वो कठोर होता है। ठीक है, यह कठोर होता है। ऐसा माना जाता है कि हीरा का दुनिया में, यानी हीरा जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर वस्तु है, यानी कठोर पदार्थ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हीरे से भी ज़्यादा कठोर पदार्थ की खोजने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो आपका हीरा कठोर है। ठीक है, कार्बीन्स का नाम आया है कठोरता में। कार्बीन्स का, यानी वो भी कार्बन का एक अपर रूप है कार्बीन्स, तो कार्बीन्स का नाम आया कि वो डायमंड से भी ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल अगर हम बात करें हीरा की तो ये कठोर होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो इसकी अपेक्षा यानी कि सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या, मुलायम होता है, तो यह मुलायम होता है ना, मुलायम होता है। ठीक, और ये बात आपको पता लग गई हो। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, देखो हीरे के क्या आपके बनाए जाते हैं, जितने आभूषण होते हैं अंगूठियों में हीरा लगाया जाता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल की जो काली वाली नोक होती है, इससे हम लिखते हैं, पेंसिल को कॉपी पे लिखते हैं, वो काली वाली नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी कार्बन है और उधर डायमंड भी कार्बन है, यानी हीरा भी कार्बन है। लेकिन ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट है कि उसको हम कॉपी से लिख लेते हैं, कॉपी से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो हम लोग इसके कंपेरिजन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटे, पहला पॉइंट तो यही हो गया, ये कठोर है और ये कैसा होता है, मुलायम होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हीरा में, जो हीरा है, हीरा में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है ना, इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो है बच्चों वो होती है आपकी 1.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी होती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से भी लिख लें, मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें इसकी, जो मेन पॉइंट है ये है कौन, हीरा, ये है वैद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है, क्योंकि इसके या इसमें कोई मुक्त संयोजकता नहीं पाई जाती है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोई भी संयोजकता जो होती है इसकी कार्बन की मुक्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें कार्बन की कोई भी, कार्बन की यहाँ पर कर लो, ठीक है,
कोई भी मुक्त संयोजकता नहीं पाई जाती, अतः सारे कार्बन बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं। जब सारे कार्बन बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान को कौन ले जाएगा, यानी ले जाने वाला दूसरा एटम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे आप लोग, यह जो होता है बेटा यह वैद्युत का कुचालक यानी सुचालक होता है। ये डिफरेंट है इसके अंदर, है ना, सुचालक होता है। ये बेटा कैसा कुचालक है, ये कैसा है सुचालक होता है क्योंकि जो आपके पास ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड या हम कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है डीलोकेलाइजेशन, मैं उसको बताऊंगा जब इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बताता हूं आपको। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपका ये है कि इसमें प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। ठीक है, जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा होगा, sp3 संकरित होगा। ठीक, और इसका जो कार्बन है चौथा पॉइंट, इसमें प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। ठीक है, sp2 है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा होगा, और जब डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकेलाइज्ड हो सकते हैं। ठीक, और चौथा के बाद आपका पांचवा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ये जो है ये है 3D का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल, जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। यह 3D संरचना है। इसकी संरचना कैसी होती है बेटे, 3D होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं बेटे, इसमें जो कार्बन है, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर जगह बना लेता हूँ। 4 पॉइंट हो गए, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऊपर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ। इसमें जो 5वां पॉइंट है, इसमें कार्बन चतुष्फलकीय संरचना व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। कैसी चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, किस प्रकार की चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। ठीक है, तो और इसमें अगर हम बात करते हैं 5वां पॉइंट, तो इसमें कार्बन षटकोणीय व्यवस्था, षटकोणीय तथा समतलीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, समतलीय व्यवस्था में समतलीय व्यवस्था का मतलब फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, यानी कि चपटा। छठा पॉइंट देखो, इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना 3D होती है। 3D का मतलब क्या है, लंबाई भी होती है, उसमें चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जबकि इसकी संरचना, छठा पॉइंट, इसकी जो संरचना है वो सामान्यतः कैसी होती है, संरचना सामान्यतः तो 2D होती है। ठीक है, कैसे होती है जरा अब देखो स्ट्रक्चर के लिए। जैसे मैं सबसे पहले हीरा की स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो हीरा में जो प्रत्येक कार्बन है वो 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। किस तरह, कितने से, 4 अन्य कार्बन। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन जो है एक इस कार्बन से जुड़ा होगा और आपका एक इस कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये 2 कार्बन आपके किसमें, ये होते हैं प्लेन में। ठीक है, ये प्लेन में होते हैं, और तीसरा जो कार्बन है वो आपका बोर्ड से आपकी तरफ आएगा
कुछ इस तरीके से, यानी कि मैं अभी बताऊंगा। और चौथा कार्बन जो है वो बोर्ड से बाहर की ओर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जरा देखो यहाँ पर ये दो आपके यानी बॉन्ड जो है वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, दो बॉन्ड आपके इस तरीके से बनेंगे, यानी कि ये प्लेन में होंगे, और एक जो आपको ये वाला दिख रहा है कार्बन वो इस तरीके से बोर्ड से बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, और जो ये वाला कार्बन है वो इसी तरीके से बोर्ड से अंदर की ओर जाएगा। अर्थात ये चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन 4 कार्बनों से घिरा है, ऐसे ये भी कार्बन 4 कार्बनों से घिरा होगा, ऐसे ये भी कार्बन आपका जो होगा वो 4 कार्बनों से घिरा होगा। जरा देखो यहाँ पर, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। सी ऐसे ही ये चलता चला जाता है, ठीक है। जैसे ये आपके पास आ गया, ये आ जाएगा, ये आपको इधर आ गया, ये एक स्ट्रक्चर इधर आ गई, और एक आप इसकी इधर ऐसे बना सकते हो, सी, ठीक है, एक आप इसकी ऐसे बना सकते हो, है ना, एक आप इसकी ऐसे बना सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये पूरा बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बन जाता है। ये जो है बहुत बड़ा सा क्या बन जाता है बच्चे, क्रिस्टल बन जाता है। अगर मैं इसको आगे बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ बेटे, इस तरीके से, ठीक है, यानी सी और सी, ठीक। तो ग्रेफाइट जो सॉरी डायमंड जो होता है ना, हीरा की स्ट्रक्चर है ये, हीरा, ठीक है। जो हीरा होता है बच्चों, वो हीरा इस तरीके से चतुष्फलकीय व्यवस्था में इसके कार्बन व्यवस्थित होते हैं, चतुष्फलकीय व्यवस्था में, है ना, यानी कि इसके एक फलक ये, एक फलक ये, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये 4 फलक बनाता है ये, ठीक। यानी इसके अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई होती है। हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर चारों सिंगल बॉन्ड, अर्थात इसकी एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है। जब वैलेंसी बच्चों फ्री नहीं है तो समझ लीजिए ये वैद्युत का कैसा होगा, कुचालक होगा, हमेशा कैसा होगा, कुचालक होगा। दूसरी बात करता हूँ मैं ग्रेफाइट की, कि आखिर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ग्रेफाइट में आपका प्रत्येक कार्बन 4 कार्बनों से घिरा हो, 3 कार्बनों से घिरा होता है, इस तरीके से देखो बेटे, है ना, इस तरीके से घिर करके एक रिंग बनाता है, एक रिंग बनाएगा ऐसे, इस तरीके से आपकी एक रिंग बनाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कार्बन हो गया, ये अगले कार्बन से घिरेगा जाकर के, और अगले कार्बन से जाकर के अगली एक रिंग बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ये वाला आपका है, ये आपका इस तरीके से एक रिंग बनाएगा, ये देखिए आप, ठीक है, ये रिंग बना रहा है आपका यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो गया, इस तरीके से ये रिंग बना ली इसने, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये भी कार्बन इस तरीके से नीचे की ओर जाएगा यहाँ, और यहाँ जा करके एक रिंग बना लेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ये देखो यहाँ जा रहा है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये देखिए बेटे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से ये रिंग बनाया, ऐसे ये आपस में जुड़ेगा जाकर, ये इस तरीके से जुड़ेगा जाकर के, ये इस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से एक सीट जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से एक सीट बन जाती है, ठीक है, एक सीट बन जाती है। किस तरीके की सीट बन जाती है, जैसे कि कॉपी के पृष्ठ होते हैं, कॉपी के पेज होते हैं, है ना, जैसे कॉपी के पेज होते हैं, ठीक है, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल पेजों के समान, ठीक। अब आप कहोगे इस तरीके से सपाट स्ट्रक्चर अगर इसकी होती है, इसकी समतलीय जो स्ट्रक्चर होती है, तो पेंसिल की रॉड में लंबा लंबा ग्रेफाइट कहाँ से आ जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको लंबा लंबा ग्रेफाइट कहाँ से आया तो बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या करते हैं, जिस प्रकार टीन की जो आपकी लोहे की चादर आती हैं, इसी तरीके से ग्रेफाइट की भी क्या होती हैं, चादरें होती हैं। किसकी होती हैं चादरें, ग्रेफाइट की, ठीक है। और ग्रेफाइट की वो जो चादरें होती हैं वो इस तरीके की इस स्ट्रक्चर में होती हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा बना करके बताता हूँ, थोड़ी जगह बना करके कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। जरा देखिए आप, देखो बेटा, इसमें प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि हीरा के अंदर प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से। जरा देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक। ये जो है वो इस तरीके से आपकी रिंग बनती चली जाएगी,
इस तरीके से ये रिंग आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसमें आपने देखा है एक सीट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसी सीट जैसी स्ट्रक्चर? बिल्कुल लोहे की जो चादरें होती हैं वैसी। लोहे की चादरें का मतलब क्या है कि हम जो ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, कॉपी के पेज की तरह। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कॉपी के पेज की तरह अगर स्ट्रक्चर होती है तो ये जो पेंसिल के अंदर रॉड पड़ी होती है वो रॉड कैसे बन जाती है? देखिए बेटा कैसे बनती है रॉड। क्या करते हैं हम, एक पेज है यानी एक परत है, इसके ऊपर हम दूसरी परत लगाएंगे, तीसरी परत लगाएंगे, चौथी परत लगाएंगे। ऐसे क्या होती है, ये परतें जो होती हैं वो ऊंची हो जाती है। जब ऊंची हो जाती है उसके बाद उसको काट लो और काट करके आप जिस भी आकार में बनाना चाहते हैं वैसे आकार में इसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड होता है और हीरा में सिंगल बॉन्ड होता है, तब भी हीरा कठोर है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से यानी सीट जो होती है ये तो मजबूत होती है। अगर यहाँ से मैं तोड़ना चाहूँगा इसको, अगर यहाँ से तोड़ना चाहूँगा तो ये हीरा से ज़्यादा कठोर टूटेगी, हीरा से ज़्यादा कठोर टूटेगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने जो आपका ग्रेफाइट यूज किया वो कैसे यूज किया है, इसके परतों के ऊपर परतें, परतें के ऊपर परतें, परतों के ऊपर परतें। अर्थात जब भी हम परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते चलते हैं, है ना, इस तरीके से मान लो आपको किताब बनानी है पूरी, तो एक कॉपी, इसके बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरीके से आपके क्या हो जाती है, बहुत मोटी सी गड्ढी हो जाती है, गट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो परतें हैं इन परतों के बीच में किसी प्रकार का बंध नहीं होता है, किसी प्रकार का बंध नहीं होता। देखिए जरा मैं बताता हूँ थोड़ा किस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके पास ये देखिए एक सीट है, ये है ग्रेफाइट की एक सीट। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर ग्रेफाइट की दूसरी सीट रख दी। ठीक है, ग्रेफाइट की इसके ऊपर क्या कर दी बेटे, दूसरी सीट रख दी। ठीक है, इसके बाद आपने तीसरी सीट रख दी। ऐसे ही आपने क्या किया, आपने इसके बाद चौथी सीट रख दी। इसी तरीके से रखते चले जाते हैं तो एक गट्ठर बन जाता है। अब क्या है, ये पहली वाली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये चौथी परत है। इन परतों के बीच में बच्चों किसी प्रकार का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स नहीं होता है। सॉरी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स तो होता है लेकिन बॉन्ड नहीं होता है। जब बंद नहीं होता है तो ये परतें आपस में मजबूत नहीं जुड़ी होती हैं। तो जैसे ही आपका हाथ लगता है या पेंसिल को हम चलाते हैं तो ये ऊपर वाली छोटी जो परत है वो छुटकर या तो आपके हाथ में लग जाती है या फिर आपके पेज पर चिपक जाती है जब हम पेंसिल से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जैसे है, इसको इस तरीके से तोड़ना, मतलब परत को इस तरीके से ना हटा कर ऐसे तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे मैं एक चौक ले लूँ, जैसे ये जो रॉड बनी हुई है, ये मान ली ग्रेफाइट की रॉड बनी होगी, सपोज दैट, कल्पना करिए कि ये आपकी ग्रेफाइट की रॉड बनी है। अब इस रॉड को देखो, ये चीज़ तो बहुत आराम से तोड़ी जा सकती है, चौक को बीच में से हम आराम से तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं चौक के लिए, बीच में से भी चौक को तोड़ सकते हैं बहुत आराम से। देखिए बीच में से भी टूट गया चौक। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट को बीच में से तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो हार्ड होता है। ठीक है, क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब बॉन्ड पाए जाते हैं, ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड लंबाई होती है कार्बन कार्बन, वो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जबकि हीरा के अंदर कार्बन कार्बन जो बंध लंबाई होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये वैद्युत का चालक क्यों होता है। ये वैद्युत का चालक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड होता है बच्चों वो अल्टरनेट क्रम में होता है। कैसे अल्टरनेट क्रम में, एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं बेटे हम लोग कॉन्जुगेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं इसके लिए। ठीक है, यानी बॉन्ड का कॉन्जुगेट सिस्टम। और जहां कॉन्जुगेट सिस्टम होता है वहां पर पाई, देखिए इसमें क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब वो आपस में बहुत मजबूती से नहीं जुड़े होते, जबकि सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां
और फिर जब यहाँ से आया तो अभी ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूरे आपके क्रिस्टल में लगातार भ्रमण करते रहते हैं। इसे बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के कारण ग्रेफाइट वैद्युत का सुचालक होता है, जबकि आपका वो डायमंड है यानी हीरा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये पता लग गया होगा आपको कि ग्रेफाइट और हीरा में डिफरेंट क्या है। ठीक, तो नोट करिए इसको। आगे चलते हैं हम लोग कि आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। इसी तरीके से सारी वीडियो में थोड़े थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता चलूँगा। ठीक है, जैसे देखो पहला सवाल है, कह रहा है एक ठोस का अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। समान मान प्रेक्षित मतलब समान मान आ रहा है किसका? अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक क्या है? ठोस का एक भौतिक गुण होता है। अपवर्तनांक ठोस का एक भौतिक गुण होता है और भौतिक गुण सब सभी दिशाओं में समान हो तो उसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो प्रकृति है ठोस की वो समदैशिक प्रकृति है बेटा। प्रकृति कैसी होगी ठोस की? जो ठोस की प्रकृति होगी बेटा वो कैसी होगी? समदैशिक। ठीक है, और समदैशिक प्रकृति कैसे ठोसों की होती है बेटे? ये समदैशिक प्रकृति होती है बेटे अक्रिस्टलीय ठोसों की। इससे पता लग रहा है आपको कि आपका जो ठोस दिया हुआ है वो कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस है ना। कह रहा है सभी दिशाओं में मान समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि अगर आपकी प्रकृति समदैशिक है तो वो ठोस किस प्रकृति का होगा बच्चा? तो वो ठोस होगा अक्रिस्टलीय प्रकृति का। ठीक है, तो मैंने अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जितना भी कुछ लिखवाया है वो आप इस वाले आंसर में लिख देंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों के जितने भी पॉइंट हैं वो सब इस आंसर में लिखे जाएंगे। और साथ में कह रहा है क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? विदलन गुण का मतलब यह है बच्चे कि जब हम उसे काटेंगे ठोस को तो काटने पर क्या चिकनी सपाट सतह मिलेगी? तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा संभव नहीं होता है। अर्थात तो हम इसको एक लाइन तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में यहाँ पर लिखना है और उसके नीचे एक लाइन लिख देना है क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस है इसलिए विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दूसरा देखिए, कह रहा है ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में वैद्युत का रोधी है। ठोस ए कठोर है, यानी कठोर कौन कौन से ठोस होते हैं? सबसे पहले आयनिक ठोस कठोर होते हैं, धात्विक ठोस कठोर होते हैं और परमाणविक ठोस कठोर होते हैं। जिनमें ग्रेफाइट और डायमंड आया था। डायमंड बहुत कठोर होता है, वो कैसा? परमाणविक ठोस है बच्चों। तो परमाणविक ठोस कठोर यानी 3 ठोस कठोर होते हैं, आयनिक, धात्विक और परमाणविक। ठीक है, यानी कि जो आपके आणविक ठोस हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ठोस ए है वो आणविक ठोस तो नहीं है क्योंकि कठोर की बात कर रहा है। तो 3 में से कोई एक होगा, या तो ये आयनिक होगा या धात्विक होगा या फिर सहसंयोजी होगा। अब आगे देखिए, कह रहा है ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में वैद्युत रोधी है, मतलब वैद्युत का कुचालक है। तो आयनिक ठोस क्या होता है? ठोस अवस्था में तो वैद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में वैद्युत का सुचालक हो जाता है क्योंकि द्रव अवस्था में ये अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ? यानी आपका आयनिक ठोस भी नहीं है। और धात्विक ठोस ऐसा होता है जो ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में ही वैद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब ये धात्विक ठोस भी नहीं। तो कौन सा बच्चा? सहसंयोजी ठोस अर्थात परमाणविक ठोस होता है ये। ठीक है, तो किस प्रकार का ठोस है बेटा? ये है परमाणविक या हम इसको क्या कहते हैं बेटे? सहसंयोजी या हम इसको एक और नाम से जानते हैं, नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। नेटवर्क ठोस होगा। ठीक है, कैसा ठोस होगा बेटा? ये
परमाणविक क्या कह सकते हैं, या सहसंयोजी ठोस कह सकते हैं, या फिर हम इसको परमाणविक यानी नेटवर्क ठोस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंध के द्वारा कार्बन जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, इसलिए हम नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रोक करके बैक करके एक बार फिर देखें और फिर सुने बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल है तीसरा सवाल ये है, कह रहा है निम्न को आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक तथा अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। यानी इतने ठोस आपको दिए गए हैं, इनको इन ठोसों में यानी आयनिक ठोस कौन सा है इसमें से, धात्विक ठोस कौन कौन से हैं, आणविक ठोस कौन कौन से हैं, सहसंयोजी ठोस कौन कौन से हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं, इनमें इनका वर्गीकरण करना है। तो देखते हैं बेटे, यानी इसको मैं मिटा करके थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। ठीक है, जरा देखिए इसको, जरा जगह बनाइए इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ सबसे पहले आयनिक ठोस। ठीक, कौन से होंगे, फिर बना रहा हूँ मैं धात्विक ठोस और तीसरे आणविक ठोस और चौथे सहसंयोजी ठोस, पांचवें अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यानी 5 प्रकार के ठोस हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको बांट दूंगा। ठीक है, तो देखो बेटे, आयनिक ठोस कौन कौन सा होगा। आयनिक ठोस आपके पास क्या होगा, लिथियम ब्रोमाइड, इसमें आयंस होते हैं, अमोनियम फास्फेट, इसमें आयंस होते हैं, यानी कि LiBr आपका आयनिक ठोस, और NH4 का होल थ्राइस PO4 आपका आयनिक ठोस में आएंगे। ठीक है, इसके बाद धात्विक ठोस में कौन सी मेटल्स आएंगी, धातुएं कौन कौन सी बेटा, पीतल और रूबिडियम, यानी पीतल और रूबिडियम, ये 2 धातुएं ऐसी हैं जो धात्विक ठोस के अंदर आएंगी। इसके बाद आता है आणविक ठोस, तो आणविक ठोस में कौन सा, एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है बेटा P4O10, और इसके बाद क्या I2 और इसके बाद P4। ठीक है, ये आपके पास आते हैं आणविक ठोस के अंदर। अब आता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में कौन सा आएगा बेटा, सिलिकॉन और कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, यानी Si, Si। ठीक है, ये आपके इसके अंदर आएगा। और अक्रिस्टलीय ठोस परमाणु ग्रेफाइट भी आएगा परमाणविक ठोस में, सहसंयोजी ठोस में। ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक, आपके इसमें आ गए ये। और इसके बाद आपका प्लास्टिक जो होगा, ये प्लास्टिक जो है ये आ जाएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर। ठीक, तो सारे हो गए। ठीक, सभी हो गए आपके। तो ये इस तरीके से। अब आपको होगा सर मुझे कैसे पता, तो मैं पीछे एग्जाम्पल करा चुका हूँ इनके सारे। ठीक है, तो वहाँ पर नोट करना और देखना। ठीक, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो 1 बार नहीं 2 बार देखो, 4 बार देखो, अर्थात वीडियो को बार बार देखो, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो मैं आपको उस वाली बात पर चर्चा कर लूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।